शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसकी सब तरफ चर्चा है, जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई तकनीकी दिक्कत के चलते भारत समेत पूरी दुनिया भर में एयरलाइन, बैंकिंग सेवाएं, ब्रॉडकास्ट समेत कई सर्विसेज बाधित हो गई हैं। बताया जा रहा है कि यह दिक्कत साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउडस्ट्राइक के एक अपडेट के चलते हुए दी, जो माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सिक्योरिटी की सेवाएं प्रदान करता है। क्राउडस्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहे सिस्टम के कंप्यूटर अचानक शटडाउन मैसेज के साथ ब्लू स्क्रीन पर शिफ्ट हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और बाकी यूरोप पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है। ब्रिटेन में फ्लाइट्स और बैंक सर्विसेज ठप हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम रुक गया था। स्काई न्यूज़ का भी कामकाज रोकना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार को आपात बैठक बुलानी पड़ी है। अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल है। मेडिकल सेवाओं पर भी असर है। जर्मनी में इमरजेंसी ऑपरेशन कैंसिल करने पड़े हैं। पेरिस ओलंपिक्स की आईटी सिस्टम पर भी असर देखने को मिला है। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने बयान जारी कर कहा है कि उसके ऑफिस 365 ऐप्स और एज्योर क्लाउड से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ा है। इन तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं क्राउडस्ट्राइक की तरफ से बयान आया है कि समस्या की वजह का पता चल गया है और उसके लिए अपडेट्स जारी कर दिए गए हैं। इधर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि आईटी मंत्रालय ग्लोबल आउटेज को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और उसकी सहयोगी कंपनियों के संपर्क में है। आउटेज के कारण की पहचान हो चुकी है और समस्या को दूर करने के लिए अपडेट्स भी रिलीज हो चुके हैं। सीईआरटी ने टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है। एनआईसी का नेटवर्क इस पर असर नहीं पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज पर भारत की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जैसा हमने कहा, सीईआरटी ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सीईआरटी ने कहा है कि यह समस्या क्राउडस्ट्राइक के एक अपडेट के कारण आई है। क्राउडस्ट्राइक की टीम ने इस अपडेट को वापस भी ले लिया है। अगर अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो वो विंडोज़ को सेफ मोड में ऑन कर सकते हैं, विंडो रिकवरी एनवायरनमेंट में सिस्टम को बूट कर सकते हैं। इसके बाद एक पाथ के जरिए क्राउडस्ट्राइक डायरेक्टरी में जाना है और एक फाइल को डिलीट करना है। इसके साथ ही यूजर्स को क्राउडस्ट्राइक के पोर्टल पर लेटेस्ट अपडेट चेक करने के लिए भी कहा गया है। चलिए तो जायजा लेते हैं कि इस आउटेज की वजह से, इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स में आया है, विंडोज में आया है, क्या स्थितियां बन रही हैं। हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम है, दिल्ली से जुड़ रहे हैं रोहन सिंह जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। विवेक जुड़ेंगे मुंबई से, वो भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है हवाई सेवाओं पर। इसके अलावा असीम मनचंदा हमारे साथ होंगे और इनफैक्ट हम लंदन भी चलेंगे जहां संजय सूरी से बात करेंगे कि वहां पर स्थिति कैसी है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम रोहन के पास, दिल्ली एयरपोर्ट पर। रोहन, क्या अब स्थिति कुछ कंट्रोल में आई है? चीज़ें अब चलने लग गई हैं? मतलब जो डिस्प्लेज वगैरह बंद हो गए थे, क्या वो बेटर हुए हैं? क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी उस तब से अब तक काफ़ी सुधार हुआ है। कुछ काउंटर्स अंदर जाके जो हैं वो चेक इन के काउंटर्स शुरू हो चुके हैं, खासतौर पे एयर इंडिया के, विस्तारा के, लेकिन कुछ काउंटर्स में अभी भी दिक्कत है, इंडिगो में खासतौर पे। और जो लाइनें दिख रही थी थोड़ी देर पहले वो थोड़ी सी कम हो रही है, यानी कि थोड़ी सी चीज़ें फास्ट हो रही हैं। उम्मीद करते हैं अगले 1-2 घंटे में चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें, जो बोर्डिंग पास प्रिंटिंग मशीन है ये अभी भी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। कुछ एयरलाइंस की प्रिंटिंग जो मशीनें हैं वो ज़रूर काम कर रही हैं। जो एवरेज टाइम आप डिले का देख रहे हैं वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कहीं अभी भी 5 मिनट है, कहीं 2 मिनट 3 मिनट है। ये जो बिल्डिंग है उसके बाहर की जो लाइनें हैं ये वो दिखा रही है। अंदर की लाइनें अभी भी हैं, थोड़ी काफ़ी लंबी है। और जो डिस्प्ले है वहाँ पे लगभग जो उस समय प्रॉब्लम आ रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन कुछ फ्लाइट की जो कैंसिलेशन की संख्या है थोड़ी सी बढ़ी है। वो बढ़ी है रिपल इफेक्ट की वजह से, जो पहले से चल रहा था उसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई उदयपुर के लिए जो फ्लाइट है या फिर जयपुर के लिए जो फ्लाइट है, ये सारी चीज़ें फिलहाल जो है वो या तो देरी से चल रही है, कैंसिलेशन हो रही है। जो अब तक का पूरे देश से जो आंकड़े आ रहे हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सब मिला के अगर हम कहें पूरे देश में लगभग 50 के लगभग फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बहुत सारी डिले चल रही हैं। अधिकतर जो डिले है वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, 5 से 10 मिनट का डिले चल रहा है। मैनुअल चेक इन थोड़ा सा कम किया गया है। अब कई जगह जो है जो चेक इन काउंटर्स हैं वो दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल डीजीसीए ने एक रिपोर्ट मांगी है तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं कि कितना डिले है, क्या है, और उसको लेकर वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। पैसेंजर्स को शिकायत इस बात की ज़रूर है कि यहाँ उन्हें पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, यहाँ लंबी लाइनें लगने को उन्हें मिला। लेकिन अगले कुछ समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि जो सूचना आ रही है कि अधिकतर जगहों पे काउंटर्स जो है चलना धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं।
अच्छी बात है कि अब जो सेवाएं हैं एयरपोर्ट पर वो थोड़ी धीरे धीरे सुचारू होती जा रही हैं। मैनुअल चेक इन्स कम करने पड़ रहे हैं, काउंटर्स ऑन हो गए हैं, डिस्प्ले ऑन हो गए हैं। मुंबई में भी क्या ये सब कुछ हो गया? विवेक हमें बताएंगे। विवेक, मुंबई से क्या अपडेट है? विपिन, देखिए, मुंबई से मैं अगर आपको सिर्फ तस्वीर दिखाऊंगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हुआ उसका असर देखिए किस तरीके से है। इस समय हम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 पर है। पूरा का पूरा एयरपोर्ट मैनुअल मोड पे चल रहा है। मैनुअल मोड का मतलब है कि सब कुछ जो है, जो उनके बोर्डिंग पास बन रहे हैं वो हाथ से बन रहे हैं, हाथ से लिखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये नज़ारा है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। गेट नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी हम गेट की बात करें उन सभी गेटों पर इसी तरीके की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तस्वीरें देखिए, ये आपको यकीन नहीं होगा, ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की T2 की तस्वीरें हैं। और जिससे मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है। हर 3 मिनट में एक फ्लाइट लैंड और टेक ऑफ होती है। उस एयरपोर्ट पे अगर पास, जो बोर्डिंग पास से अगर हाथ से हैंड रिटन या मैनुअल मोड पर एयरपोर्ट चलता है तो उसका खामियाजा पैसेंजर को उठाना पड़ रहा है। कई देर तक, कई मिनटों तक ये जो पैसेंजर्स हैं वो उसी तरह से कतार में खड़े हुए हैं और उनको सिर्फ मेन गेट, जो अंदर का मेन गेट है, वहां तक जाने में इतनी तकलीफ हो रही है। उसके अंदर जब बोर्डिंग पास लेनी होगी तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके पास बोर्डिंग पास लेना, क्योंकि बोर्डिंग पास अभी भी मैनुअली यानी कि हैंड रिटन बोर्डिंग पास दिया जा रहा है। अब इतनी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं, अब अंदाजा लगा लीजिए कितना सब कुछ। पैसेंजर से बात करते हैं। सर, आप लोग कब से खड़े हैं यहाँ पर? 15-20 मिनट हो गया। एयरपोर्ट की तरफ से कुछ एयरलाइन की तरफ से मैसेज आया फ्लाइट डिले के? कुछ भी नहीं आया। आप सर? नहीं, आधा घंटा हो गया, अभी तो कोई मैसेज नहीं आया। कोई मैसेज नहीं आया? नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। आउटेज चल रहा है। ये सर, आप लोग की तरफ एयरलाइन की तरफ से कोई मैसेज आया कि फ्लाइट डिले है कि क्या है? ओके, कितनी देर से आप लोग खड़े हैं चलाने में? अभी आया। तो आप विपिन देखिए किस तरीके में, अगर आपने कहा मैं राजेश आप लोगों ने फिर से आपको अगर लाइन दिखा सके, देखिए किस तरीके की जो लाइन है। ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T2 की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट के अंदर तक आने में उन्हें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा चैलेंज विपिन है अंदर जाके जब बोर्डिंग पास लेने होंगे वहां पर, क्योंकि पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है वो मैनुअल मोड में है। बोर्डिंग पास हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिखकर दिए जा रहे हैं। कई फ्लाइट जो है कैंसिल भी हुए हैं, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें अगर मैं आपको जहां तक देखूंगा, जिस भी गेट की, जहां हम गेट नंबर 4 पे मौजूद है, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3, वहां की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके की हैं। हर एक जगह भीड़ काफी ज्यादा लगी हुई है। लोगों को अंदर जाने में, कम से कम हर एक गेट की बात करें तो लोगों को अंदर जाने में तकरीबन आधे से पौन घंटे का समय लग रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं विपिन की जो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हुआ है, जिसका सबसे बड़ी जो खामियाजा है वो भारतीय एयरलाइंस को उठानी पड़ रही है। सारे एयरलाइंस ने अपने पैसेंजर्स को मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा और SMS के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा ये बता दिया था कि आउटेज हुई है, तकलीफ हो सकती है, उसके हिसाब से अपने घर से बाहर निकलें, फ्लाइट कैंसिलेशन हो सकती है, उसके हिसाब से निकले। तो अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का जो खामियाजा है वो यात्री को उठाना पड़ रहा है। जी, तस्वीरें बयां कर रही है कि स्थिति इस वक्त क्या है, खासतौर पे मुंबई में। दिल्ली में फिर भी थोड़ा बेहतर होता हुआ सीन, लेकिन मुंबई में अभी भी लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही है। शुक्र इतना है कि ये जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है वहाँ इम्पैक्ट नहीं है कि फ़्लाइट की लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है या टेक ऑफ में, सिर्फ ये बोर्डिंग पासेस और डिस्प्लेस इनका प्रॉब्लम है अभी तक जो हमें पता है। तो चलिए नज़र रखिए इस स्थिति पे, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। रोहन और विवेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। लेकिन रुक कर लेते हैं ब्रिटेन का, क्योंकि यूरोप में बताया जा रहा है कि और ज़्यादा इम्पैक्ट है इस आउटेज का। ब्रिटेन भी इस ग्लोबल आउटेज से बुरी तरह प्रभावित है। हमारे संवाददाता हैं वहाँ पर संजय सूरी साहब लंदन में, उनसे बात करेंगे। संजय जी, लंदन से क्या अपडेट है? माइक्रोसॉफ्ट क्या फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में, यहाँ हम ट्रेन लेने के लिए इंतज़ार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। और इसी तरह सारे लंदन के ट्रेन स्टेशन में हलचल मची हुई है, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएँ, क्या करें। सारे एयरपोर्ट्स में डिस्ट्रप्शन हो रही है। यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट में, गैटविक एयरपोर्ट पे, ऊपर स्कॉटलैंड में एडिनबरा एयरपोर्ट में, मैनचेस्टर एयरपोर्ट में, हर जगह फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है और यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करें और आगे कब सर्विसेज जो हैं नॉर्मल तौर पर रिस्टोर होंगी। और खाली ब्रिटेन की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है
यूरोप में देखिए, बर्लिन में, हॉलैंड में, आप ये मुश्किल हो जाएगा एक ऐसी जगह का नाम लेना या एक ऐसी सर्विस का नाम लेना जहाँ पर डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। स्काई न्यूज़ यहाँ है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग बंद है, BBC का एक चैनल बंद है, बैंकिंग की सर्विसेज बंद है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज बंद हैं। सब कुछ निर्भर है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस जो है चले, और जब वो नहीं चली, दुनिया जो है ऊपर नीचे हो गई है, कोई सर्विस नॉर्मल नहीं चल रही है, कुछ निश्चित नहीं कब जाके ये मामला जो है सुधरेगा। जी, तो लंदन में भी स्थिति खराब है और इस घटना का असर काफी व्यापक है, इस आउटेज का असर। आइए आपको सुनाते हैं कि लोग कितना इम्पैक्ट हुए हैं, कितने प्रभावित हुए हैं इस पूरे सिस्टम आउटेज की वजह से। एयर इंडिया से फ्लाइट डिले हुई है, 1 घंटा डिले हुई है। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। और फ्लाइट 1 घंटा लेट हुई है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ्लाइट लेट हुई। हमें बिठा के रखा 1 घंटा, उसके बाद का तो लैंडिंग है, वो बताया था कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग है बॉम्बे में, उसकी वजह से लेट है। ऐसा कुछ खास बताया नहीं। टर्मिनल, बीच में टर्मिनल होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट। तो लोग इससे परेशान हैं और प्रॉब्लम में हैं और लगातार, लेकिन ये भी है कि आउटेज को अपडेट करने की, ठीक करने की कोशिश भी हो रही है और उसका एक प्रभाव हमने देखा। दिल्ली एयरपोर्ट से जो तस्वीरें आई वहाँ पर शायद चीज़ें थोड़ी पहले से बेहतर हुई है। लगातार अपडेट इस खबर का आपको देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मार्केट की, जो कम से कम आज प्रभावित नहीं हुआ। डर ये था कि NSE और BSE के भी जो सर्वर्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम इंडिया में नहीं आई। तो बाजार की जो आज की स्थिति रही वो ये था कि खराब ग्लोबल संकेत थे, बजट भी आ रहा है, उससे पहले भी थोड़ी एक नर्वसनेस दिखी बाजार में, और सेंसेक्स निफ्टी कुल मिलाकर 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बिकवाली देखने को मिली। देखिए चौतरफा लाल निशान है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर अच्छा खासा दबाव रहा। यतिन मोता है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। यतिन, तो आज कैसा रहा है बाजार का हाल, और खासतौर पे जो शेयरों में उठापटक आज के दिन में किस तरह की देखने को मिली है? बिल्कुल, तो निफ्टी से शुरू करते हैं और आईटी मेजर इन्फोसिस, TCS में आपको खरीदारी दिखी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ITC, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया यानी FMCG शेयरों में आपको आज खरीदारी आती हुई दिखी। लूजर्स की बात करें तो मेटल शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली थी। इनफैक्ट टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सारे स्टॉक्स में 4 से 5% का डिक्लाइन है। और जहां तक कि BPCL का सवाल है, यहाँ भी लगभग आपने 4.5% का कट देखा। मिड कैप गेनर्स काफ़ी कम थे, लेकिन हाँ, यहाँ अगर हम देखें RVNL, PTM, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक, तो 2 से 5% की यहाँ तेज़ी दिखी। लूजिंग साइड पे बहुत सारे स्टॉक्स थे। रिजल्ट्स के बाद पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में आपने लगभग 6% का कट देखा। क्यूमिंस, NMDC, टॉप FNO लूजर्स के रूप में दिखाई दिए। और IT स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ इन्फोसिस और LTTS दोनों रिजल्ट्स के बाद चमक रहे थे। दोनों ही स्टॉक्स में आपने तेज़ी देखी और एम्फेसिस में भी आपने हल्की फुल्की तेज़ी के माहौल देखे। जी, शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर बजट से पहले बाजार में क्यों हो रही है गिरावट, और बजट में क्या सुनना चाहता है बाजार? आज बजट पर हम करने जा रहे हैं एक बड़ी चर्चा आवाज अड्डा के अंदर, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ शाम 7:57 का आज का आवाज अड्डा। शेयर बाजार बजट का इंतजार। लेकिन आज एक और बड़ा इवेंट है जिस पे बाजार की नजर रहेगी, वो है थोड़ी देर में आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। कैसे हो सकते हैं नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। तो नीरज, किस तरह की उम्मीद है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से? जो तीनों सेगमेंट हैं इनके बड़े वाले, उसमें से ऑयल एंड गैस से बहुत अच्छा प्रदर्शन आने की उम्मीद है, तो उसको देखेंगे हम तो नंबर सॉलिड होंगे। केवल ऑयल टू केमिकल में चूँकि पेटकेम और GRM थोड़ा सा नरम रहेगा, उसकी वजह से थोड़ी सी नरमी है। अदरवाइज ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो करीब 10% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में मिलेगी। 2,30,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक करना चाहिए, और मुनाफा 16,000 करोड़ के आसपास फ्लैट रह सकता है। एबिटा में करीब 4-5% की ग्रोथ की उम्मीद है, जो करीब 40,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। चूँकि क्रूड एक समय बहुत हाई गया था, उसके बाद लगातार सिंगापुर GRM गिरा है नीचे और कंटिन्यूसली गिरा, अब वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो क्रैक्स की प्राइसेस थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा नरमी यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑयल टू केमिकल वाले सेगमेंट में। लेकिन ऑयल एंड गैस में 30% एबिटा में ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स, दो जो इनके अलग बिजनेसेस हैं, उसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि रिटेल वाले में फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, स्टोर और एक्सपेंड किए गए हैं और कुछ नए टाई अप्स किए गए हैं, तो इसलिए उनका भी जो एबिटा है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड है कि करीब करीब 20% की एबिटा ग्रोथ YoY बेसिस पे आनी चाहिए और जियो में भी करीब 11% का सर्ज होना चाहिए। दोनों में इसलिए भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे रिजल्ट्स आ रहे हैं इनके कंटिन्यूसली, तो क्या रिजल्ट के साथ कोई अनाउंसमेंट हो सकता है या हमें AGM तक इंतजार करना चाहिए, इसलिए भी स्टॉक रडार पर रहना चाहिए और इसमें एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। ARPU 2-2.5% की ग्रोथ के साथ फ्लैट रह सकता है, क्योंकि टैरिफ हाइक अभी हुई है तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से आप एसेस कर सकते हैं, लेकिन नंबर ईयरली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया नीरज जी इस अपडेट के लिए। तो नंबरों का इंतजार रहेगा और आपको बता दें कि इस वक्त जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका स्वामित्व और इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है। इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ समाचार और आप कुछ और खबरें। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दिन यानी 22 जुलाई को आर्थिक सर्वे पेश होगा और फिर उसके अगले दिन 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 12 अगस्त तक चलना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर बजट से रियायती दरों पर कर्ज की मांग कर रहा है। इंडस्ट्री के मुताबिक लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी GDP का करीब 14% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा सरकार को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आ सके। एक्सपोर्ट हो या घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, सब में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी अहम होती है। इसलिए जब से अंतरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया गया, तब से लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की मांग है कि इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस रहना चाहिए। टैक्स रिफॉर्म के साथ इंसेंटिव भी मिलने चाहिए। Therefore, for the Indian business houses to be competitive in the world space, I think it's important that government should make it possible or easier for private sector investment at a more competitive finance cost to make it globally competitive. So I think one great expectation from the budget is there. लॉजिस्टिक के मामले में वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भारत का दुनिया में 38वां स्थान है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसमें लगातार सुधार होता रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में टैक्स इंसेंटिव देने का ऐलान करना चाहिए। बैंकों से सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। रेड सी जैसे सेंसिटिव एरिया में कार्गो की रियल टाइम ट्रैकिंग की जानी चाहिए। साथ ही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को डेवलप करने में तेजी लाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत, अगर लॉजिस्टिक परसेंट पे देखो तो बहुत हाई होती है, उसको हम चाहते हैं कि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है उसको और प्रमोट किया जाए और उसमें हमें कॉस्ट एडवांटेज मिले, इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिले। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का करीब 14 से 15% है। सरकार का लक्ष्य इसे घटाकर GDP के 7 से 8% तक लाने का है। कॉस्ट असेसमेंट के लिए हाल ही में सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ एक MOU भी साइन किया है ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट का सटीक आकलन किया जा सके। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। पूरी दुनिया के 10 रफ डायमंड में से 8 की पॉलिशिंग भारत में होती है, लेकिन फिलहाल इस सेक्टर की चमक फीकी पड़ी है। ऐसे में इंडस्ट्री उम्मीद कर रही कि बजट में कुछ ऐसा उपाय हो कि हीरा फिर से चमक उठे। केतन जोशी की ये रिपोर्ट। सालाना 70,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डायमंड इंडस्ट्री की इस बजट से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। इंडस्ट्री का कहना है कि इंडस्ट्री पर से 10% व्यवसायिक कर हटे और मशीनरी खरीदारी पर सब्सिडी मिले। इसके अलावा बिजली के बिल में सब्सिडी मिलनी चाहिए। साथ ही लैब ग्रोन डायमंड को बढ़ाने के लिए खास प्रबंध होने चाहिए।
एक तो 2 साल से तो डायमंड में काफ़ी मंदी का माहौल है, तो अभी तो हम ये चाहेंगे कि ये जो व्यवसाय वेरा इस पे लगा हुआ है ये जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए ताकि और राहत मिले उद्योग में। दूसरा ये है कि लैबगन डायमंड के उत्पादन और ज्वेलरी एक्सपोर्ट में कोई नई योजना बनाए सरकार, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा उद्योग को। 30 साल से चमकती दमकती डायमंड इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से फीकी होती जा रही है। ऐसे में सरकारी मदद की दरकार बहुत ज्यादा है। रत्न कला की परिस्थिति इतनी 2 साल से बिगड़ गई है, अगर उसको मकान आवास योजना भी देना चाहिए, उसको बीमा में आरोग्य में भी उसको मदद करनी चाहिए। वित्त मंत्री को मैं विनती करता हूँ, सरकार को विनती करता हूँ कि डायमंड उद्योग ऐसा धंधा है पर जो सब बिगड़ का धंधा है। अगर डायमंड उद्योग को जो बढ़ती करनी हो, रोजगारी बढ़ानी हो, तो डायमंड उद्योग को मदद करनी पड़ेगी। डायमंड इंडस्ट्री वित्त मंत्री से कुछ नीतिगत बदलाव और आर्थिक सहायता की आस भी रखे हुए है। देश में लाखों नए रोजगार निर्माण करने की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में अगर डायमंड इंडस्ट्री की मांगे पूरी की जाती है तो न केवल नए रोजगार का निर्माण होगा, लेकिन रत्न कलाकारों का जीवन है वो भी उभर सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। गांधीनगर में आज गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने वाले समय में कैसा इसका सिस्टम होगा, सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अरुण मुरुगप्पन से खास बातचीत की है केतन जोशी ने। Budget, this whole project is about 7,500 crores, and it's pari passu from the government and then from us, and also the Gujarat government. So that will be the total cost of this project. PLI मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस या एक्सपोर्ट बजट से किसको मिला सपोर्ट? बजट के बाद कौन से शेयर, कौन से सेक्टर करेंगे धमाल? अगले 5 सालों में कौन सी थीम करेगी कमाल? तो आइए बजट 360 डिग्री समझने के लिए CNBC आवाज पर बजट देखिए मेरे साथ। बजट की सबसे बड़ी कवरेज देखिए मेरे साथ, सिर्फ CNBC आवाज।